एशियन घरानों में कई किस्म के तवे इस्तेमाल होते हैं। कुछ लोग रोटी बनाने के लिए उल्टा तवा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे घरों में आयरन के तवे होते हैं। पराठे और ऑमलेट बनाने के लिए नॉन स्टिक के तवे होते हैं। इसके अलावा मार्केट में आप कास्ट आयरन के तवे भी इजीली अवेलेबल होते हैं। होता यह है कि तवे को इस्तेमाल करके उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि परतें जमना शुरू हो जाती हैं घी की और ऑयल की, जिसकी वजह से ना सिर्फ तवा भारी हो जाता है, बल्कि जब आप उस पर पराठे तैयार करें या स्लाइस सेकें तो उस पर जो ब्लैक ब्लैक पार्टिकल्स होते हैं वो लगना शुरू हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि तवे को साफ़ कर लिया जाए, आगे से भी और पीछे से भी। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। ये आप अपने घर की रूटीन के हिसाब से सेट कर सकते हैं कि आपको किस टाइम तवा साफ़ करना है। तो ये प्रोसेस मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी। तो चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज की मेरी वीडियो है कि कैसे हम एक नॉन स्टिक का तवा या आयरन का तवा साफ़ कर सकते हैं। दोनों को साफ़ करने के लिए सेम प्रोसेस होता है। यहाँ मेरे पास एक नॉन स्टिक का तवा है जिसे मैं आपको साफ़ करके बताऊँगी। अच्छा, बहुत से लोगों का ये मानना है कि नॉन स्टिक तवे को साफ़ करने के लिए आपने लोहे की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। ऐसा कुछ नहीं है। उसके ऊपर ऑलरेडी इतना मैल कुचैल जमा हुआ होता है कि आप ईज़िली उसे लोहे के किसी चीज़ से भी साफ़ कर सकते हैं। और यहाँ मैं आज आपको ये साफ़ करके दिखाऊंगी। बस शर्त यह है कि आपका चूल्हे पे आपने तवा रखा है वो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। जितना वो गर्म होगा उतना आपका काम जल्दी और आसान हो जाएगा। आप इस तवे की ही मिसाल ले लीजिए। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और हमारे घर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तवा ये है। सुबह बच्चों को नाश्ता देने के लिए, इवन में घर के अफराद को पराठे बनाने के देने के लिए, ऑमलेट तैयार करने के लिए, शाम को फ्रेंच टोस्ट तैयार करके देने के लिए एक से ज़्यादा फैमिलीज इसे इस्तेमाल करती हैं। और ये ज़्यादा पुराना तवा नहीं है, हार्डली 3 से 4 साल पुराना तवा है। लेकिन क्योंकि इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है इसलिए इसके साइड का ना सिर्फ फ्रेम ख़राब हो गया है बल्कि इस पर तहें जम गई हैं ऑयल की, घी की, ऑमलेट की, जिसे साफ़ करना बहुत ज़रूरी था, जो कि मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे साफ़ करना है। चूल्हे पे आपने इसे गर्म करने रख देना है और इसके ऊपर हल्का नमक छिड़क देना है। बहुत ज़्यादा नमक नहीं छिड़कना। जब ये गर्म हो जाए नमक और तवा, तो आपने इस नमक को अच्छे से फैला देना है। आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्टील का चम्मच लिया है अपने तवे को साफ़ करने के लिए। अगर आप मुतमईन नहीं हैं तो बेशक आप किसी लकड़ी का चम्मच ले लीजिए, कोई स्पैचुला ले लीजिए, लेकिन उस लकड़ी के चम्मच से और स्पैचुला से काम करने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। और आप मुतमईन रहिएगा कि इस लोहे के चम्मच से ही, स्टील के चम्मच से ही मैंने अपना पूरा तवा साफ़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट में वो तवा बिल्कुल ठीक था। उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा इस चम्मच की वजह से। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि हम एक स्टील के चम्मच से भी बड़ी आसानी से एक नॉन स्टिक का तवा साफ़ कर सकते हैं। जब आपका तवा एक ख़ास टेम्परेचर तक गर्म हो जाए तो आपने करना यह है कि उसके किनारे सबसे पहले खुरचना शुरू कर देने हैं। जब किनारे आप खुरचेंगी तो आप देखेंगी कि इस पे से बुरादा उतरना शुरू हो गया है। असल में होता यह है कि जब आप इसके किनारे खुरचेंगी या तवे को खुरचेंगी तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये इतने गर्म होते हैं कि खुरचने के दौरान ये उड़ते भी हैं और उड़ के आपकी स्किन से भी टच होते हैं, हाथ से भी टच होते हैं, आपके फेस से भी टच होते हैं। तो आपने करना ये होगा कि आपने एक गर्म करना होगा अपना तवा एक ख़ास टेम्परेचर पे। उसके बाद या तो आप तवा उतार लें चूल्हे पे से या चूल्हा बंद कर दें और उसके बाद उसे खुरचें ताकि ये छोटे पार्टिकल्स आपके फेस पे टच ना हो। और उसके बाद ये बुरादा आप झाड़ लें, क्योंकि अगर इसी बुरादे में आप खुरचती रहेंगी तो बहुत मुमकिन है कि कोई गरम पार्टिकल आपकी स्किन से टच हो। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम साथ साथ बुरादा झाड़ते जाएं और अपना अगला प्रोसेस करते जाएं। यहाँ मैंने पहला प्रोसेस ये किया कि उसके किनारे झाड़े और बुरादा एक प्लेट में अलग से निकाल लिया। अब मैं दोबारा से तवे को गर्म करूँगी चूल्हे पे और दोबारा से उसका झड़ाई का प्रोसेस शुरू करूँगी। तवे को खुरचने का प्रोसेस कोई मैंने 3 दफ़ा दोहराया था, यानी कि मैं उसको खुरचती थी और उसका बुरादा झाड़ती थी और इस तरह से मेरा ये तवा काफ़ी हद तक साफ़ हो गया था। लेकिन होता यह है कि आपने तवे की बैक साइड भी साफ़ करनी होती है और उसके लिए ज़रूरी होता है
कि तवे को भिगोया जाए कम से कम 7 से 8 घंटे। इसलिए ये प्रोसेस मैंने रात के टाइम किया था, ताकि इसकी जो ऊपर की परतें हैं वो मैंने झाड़ ली और उसके बाद मैंने इसे कोई 7 से 8 घंटे के लिए भिगोया था, ताकि जब सुबह के टाइम मेरे बच्चे स्कूल जाएं तो मैं आसानी से तवा साफ़ कर सकूं। जब आप तवे को चूल्हे पे गरम करें तो इस बात का ख्याल रखें कि तवा बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ता है। इफ़ इन केस आपके घर में छोटे बच्चे हों या कोई पेशेंट हो जिनको सांस की प्रॉब्लम हो, बच्चों को हो जाती है, बच्चे खांसना शुरू हो जाते हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि आप वो टाइम मुंतखब करें जब आपके बच्चे घर में मौजूद ना हो। मेरे बच्चे घर से बाहर गए हुए थे, घर पे कोई था नहीं, इसलिए मैंने बड़े आराम से सुकून से ये काम किया था। आप इन बातों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है तवे को गर्म करने के दौरान और उसे झाड़ने के दौरान। तो इन छोटी छोटी बातों का आपने ख्याल रखना है। और बात का आपने ख्याल रखना है कि ये बुरादा आपने सिंक में नहीं डालना है, क्योंकि सिंक में डालने की वजह से आपका सिंक ब्लॉक हो जाएगा। एक काम को सही करने के चक्कर में हमने दूसरा काम ख़राब नहीं करना है, इसलिए ये तमाम बुरादा आपने बास्केट करना है। यहाँ आप तवे की सिचुएशन देख सकती हैं कि अभी भी इस पर चीज़ें जमी हुई हैं, ना सिर्फ इसकी बीच की साइड पे बल्कि इसके बैक साइड पे भी। तो हम करेंगे ये कि अपनी स्लैब पे एक पुराना प्लास्टिक बिछा लेंगे। आपके पास भी कोई भी पुराना प्लास्टिक हो वो आप बिछा सकती हैं। इसके बाद आपने एक पुराना या कोई नया तसला ले लेना है, उसमें पानी शामिल करना है और बाद में मैंने, अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी हो जिसमें मैंने डिश लिक्विड सोप बनाना सिखाया था घर पर, तो आपने 3 से 4 चम्मच वो शामिल कर देने हैं। साथ में आपने 2 चम्मच बेकिंग सोडा शामिल करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने 2 चम्मच बेकिंग सोडा शामिल किया है, बड़े चम्मच। इसके बाद आपने 1 छोटा चम्मच उसमें नमक का शामिल करना है। इसके बाद आपने 10 चम्मच इसमें सिरके के शामिल करने हैं। ये एक तरह से एक मटेरियल तैयार हो जाएगा, एसिडिक मटेरियल, क्योंकि कुदरती तौर पे विनीगर एक एसिड होता है। और अब आपने इस मटेरियल में अपने तवे को भिगो देना है, लेकिन उससे पहले आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, ताकि जो बेकिंग सोडा है वो अच्छे से तमाम पानी में शामिल हो जाए। यहाँ मैंने तवे को 7 से 8 घंटे के लिए भिगो दिया था और सुबह मैंने उसे दोबारा जब निकाला तो आप उसका पानी देख सकते हैं कि किस तरह से मैल कुचैल थी। अब इससे होगा ये कि जो तवे की बैक साइड है उसे मुझे खुरचने में बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये तमाम चीज़ें नरम हो गई होंगी। अब जब मैं इसे चूल्हे पे गरम करूँगी तो ये बड़ी तेज़ी से खुरचा जाएगा। अच्छा, कुछ घरों में होता यह है कि सिर्फ एक तवा होता है और आपने उसी पे काम करने होते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि आप जब ये जो इस मटेरियल में भिगोने की बजाय आप अपने तवे को कास्टिक सोडे में भिगो के रख सकते हैं और आपका काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा रिस्की काम है, क्योंकि कास्टिक सोडा एक बहुत तेज़ एसिड होता है जो बहुत तेज़ी से वर्किंग करता है। इसलिए आपने इन बातों का ख्याल रखना है कि आपके बच्चे उससे टच ना करें, कोई आपका और कोई फैमिली मेम्बर उससे टच ना करे। इसलिए मैंने सेफ साइड काम किया, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और कोई और बंदा इस पानी को टच कर सकता है रात को किचन में आके। इस वजह से मैंने ये मटेरियल तैयार किया और अब मैं इसे चूल्हे पे गरम करूँगी और इसे खुरचूँगी, जो कि मेरा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। सारी रात तवे को पानी में भिगोने के बाद जब आप उसे दोबारा गर्म करके खुरचेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपको तवे को खुरचने में ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ा, जैसे आपको पहले रात लगाना पड़ा था, जिसकी वजह से आपके कंधे दर्द होने की भी आपको शिकायत हो सकती है। लेकिन पानी में भिगोने की वजह से आपका ये प्रोसेस जल्दी और आसान हो जाएगा। मैं यहाँ तवे को चमकाने के लिए एक काम करूँगी जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर आप चाहें तो आप कास्टिक सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं वही काम दोहराऊँगी, मैं दोबारा से प्लास्टिक बिछाऊँगी और उसमें पानी रख के उसमें कास्टिक सोडे को हल करूँगी। यहाँ आपने बड़े एहतियात से काम लेना है, क्योंकि कास्टिक सोडा अगर आपके हाथ पर लग जाए तो जलन करता है। इसलिए आपने बड़े एहतियात से कास्टिक सोडा लेना है और 2 चम्मच कास्टिक सोडा लेना है, उसे पानी में शामिल करना है और अपने तवे में चमक लाने के लिए आपने उसे हार्डली आधा घंटा या 1 घंटा भिगो देना है। जब आपने तवे को हाथ लगाना है या खुरचना है या साफ़ करना है तो आपने ग्लव्स ज़रूर पहनने हैं, वरना आपके हाथों में शदीद जलन हो सकती है, जल सकते हैं। इसलिए इन बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये पानी आपने डिस्कार्ड कर देना है और उसके बाद आपने घर के किसी भी साबुन से, जिससे आप जो भी साबुन आप घर में बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोहे की कूची से आपने अच्छे से तवे को रगड़ लेना है।
आगे और पीछे से। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी कालक उतरेगी इस तवे पे से। आगे से तो हमने बहुत अच्छे से पहले ही तवा साफ़ कर लिया था, इसलिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी नॉन स्टिक एरिया पे। हाँ, उसके बैक पे आपको अभी भी मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी साइडें खुरचनी पड़ेंगी और कास्टिक सोडे की वजह से ये काम आपका जल्दी हो जाएगा। ये अब आप लोगों के ऊपर है कि आप रात को उसको कास्टिक सोडा में भिगोना चाहते हैं या घर के जो मटीरियल मैंने आपको बताया बनाना चाहते हैं उसमें भिगोना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन सेफ़ साइड काम कीजिएगा ताकि आपको और आपके घर वालों को आसानी हो। तवे को धुलने के दौरान आप बासानी देख सकते हैं कि तवा किस हद तक साफ़ हो गया है, ना सिर्फ आगे से बल्कि पीछे से भी, हैंडल से भी। और इतनी अच्छी फीलिंग्स आती हैं जब आप इस किस्म के कोई काम करें तो उसके बाद एक रिलैक्स वाली फीलिंग्स आती हैं कि आपने बड़ा अच्छा कोई काम किया, आपका तवा बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है और आप उसे दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि लोहे के स्टील के चम्मच से खुरचने के बावजूद नॉन स्टिक को कोई फ़र्क नहीं हुआ है और ये बिल्कुल ठीक है। अब आपने बस एक लास्ट काम करना है, इसे खुश करने के बाद आपने इसके ऊपर हल्का सा घी या ऑयल लगा देना है ताकि ये दोबारा से वर्किंग में लाया जा सके। तवा साफ़ करने का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, मेहनत तलब होता है, लेकिन ये प्रोसेस करने के बाद ना सिर्फ आपका जो तवा है वो हल्का हो जाएगा बल्कि आपके पराठे नहीं जलेंगे, आपके स्लाइस काले नहीं पड़ेंगे और आपको बड़ी आसानी हो जाएगी आगे। ये तवा आपका 4-5 साल ईज़िली काम करेगा इफ़ इन अ केस उसके साइडों के ज़ाविये चेंज ना हो, तो आप इसे कई साल और इस्तेमाल कर सकेंगे। जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो आगे भी शेयर कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।